Hello students, my name is Abhinandan Bhandari. I've done my graduation from IIT Bombay in 2009 and since then I've been teaching physical and organic chemistry. Uh, हम लोग यहाँ पर फिजिकल का पहला टॉपिक की बात करने वाले हैं विच इज़ मोल कॉन्सेप्ट। इसके बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। ये जो वीडियोस हैं ये 11th क्लास के लिए भी हैं, 12th के लिए भी हैं, 13 के लिए भी हैं। तो जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है वो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री नाम के एक टॉपिक में कवर कर चुके हैं। जैसे मोल होता क्या है, मोल की कैलकुलेशन बेसिक कैसे की जाती है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग एक बार वापस देखेंगे। आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। और जो 12th और 13 के बच्चे हैं, जो रिपीटर्स वाले बच्चे हैं, उनको तो ये वापस एकदम स्टार्टिंग से देखना ही है। तो हमें फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक से। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मैटर का और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। ये हम लोअर क्लासेस से पढ़ता रहे कि मैटर होता क्या है। ये एक ऐसी चीज होती है विच ऑक्यूपाई स्पेस एज वेल एज हैव मास। मैटर को अगर क्लासिफाई किया जाए फर्दर तो मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं एज प्योर सब्सटेंस एज वेल एज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस मतलब वो मैटर का हिस्सा होगा जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। मिक्सचर वो होंगे जिसमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे पास गैसियस मिक्सचर है जिसके अंदर CO2 गैस है, SO2 गैस है, NO2 गैस है, तो अगर अपने पास एक से ज्यादा टाइप के गैसेस हैं, एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स है, तो इसको हम बोल सकते हैं मिक्सचर। और अगर मेरे पास सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स है, एक ही टाइप का सब्सटेंस है या प्योर सब्सटेंस है, तो इसको हम बोलेंगे, मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे तो इसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को भी हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड। थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बहुत ही एक सिंपल डेफिनेशन है बट ऐसी चीज है जिसमें काफी लोग गलती करते हैं, बहुत ही एलिमेंट्री होते हुए भी। तो होता क्या है, एलिमेंट्स को अगर क्लासिफाई करें तो एलिमेंट को हम बोल सकते हैं ये ऐसे सब्सटेंस होंगे जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम होते हैं। अगर एक ही टाइप के एटम्स हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, और अगर हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के एटम होंगे तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड। तो एलिमेंट वो सब्सटेंस होंगे जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स हैं। कंपाउंड वो है जिसमें एक से टाइप के एटम्स होते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर सपोज मैं बात करूं कार्बन, कार्बन सॉलिड, सोडियम सॉलिड, ज़ेनॉन गैस, तो हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं इस एलिमेंट, क्योंकि हमें मालूम है कि कार्बन सॉलिड में सिर्फ कार्बन ही होगा, कार्बन के एटम्स होंगे। सोडियम सॉलिड में सिर्फ सोडियम के एटम्स होंगे। ज़ेनॉन गैस में अंदर सिर्फ ज़ेनॉन के ही एटम्स होंगे। पर अगर सपोज मैं बात करूं O2 गैस, ये एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा? कुछ लोग इसको कंपाउंड बोल देते हैं जो कि गलत होगा। O2 गैस ये भी एक एलिमेंट होगा, क्योंकि एलिमेंट का जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। O2 एक ऐसा एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स है। O2 भी सिर्फ आपका ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। या अगर मैं बात करूं P4 सॉलिड, या अगर मैं बात करूं एसेट सॉलिड, तो ये सब भी एलिमेंट्स होंगे क्योंकि इन सब के अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं। P4 में सिर्फ फॉस्फोरस के पार्टिकल हैं, एसेट में सिर्फ सल्फर के पार्टिकल हैं। तो अगर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं तो इनसे हम बोलते हैं एलिमेंट। कंपाउंड का डेफिनेशन होता है जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम्स होंगे। जैसे एग्जांपल अगर हम लें CO2 गैस, एग्जांपल अगर हम लें जैसे H2O लिक्विड, या फिर नाइट्रिक एसिड, ये सारे एग्जांपल्स होंगे हमारे पास कंपाउंड के, फॉर द सिंपल रीजन कि इसके अंदर एक से ज्यादा टाइप का एटम है। CO2 में आप देख सकते हैं आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एटम्स होते हैं। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन था कंपाउंड और एलिमेंट का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अगर इन कंपाउंड्स की बात की जाए और आपसे पूछा जाए कि कंपाउंड के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वेदर इट विल बी एटम और वेदर इट विल बी मॉलिक्यूल्स, ये कंपाउंड किससे बने हुए हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होगा वो पार्टिकल होंगे मॉलिक्यूल्स। ये एटम्स इवेंचुअली मॉलिक्यूल से बने होते हैं। हालांकि एक मॉलिक्यूल भी खुद ठीक है एटम से बना हुआ, मॉलिक्यूल का जो डेफिनेशन होता है वो होता है इसमें एक से ज्यादा एटम हो। बट अगर हम लोग एज अ सब्सटेंस की बात की जाए और आपसे मैं पूछूं कि H2O लिक्विड किन पार्टिकल से बना हुआ है, तो H2O लिक्विड H2 मॉलिक्यूल से बना हुआ है। या अगर CO2 गैस की बात की जाए तो CO2 गैस के अगर मैं इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करूं तो इंडिविजुअल पार्टिकल क्या होगा, वो एक CO2 का मॉलिक्यूल होगा। नाइट्रिक एसिड के इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात की जाए तो वो एक HNO3 का मॉलिक्यूल होगा। अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, वेदर इट विल बी एटम और वेदर इट विल बी मॉलिक्यूल। तो अगर सपोज मैं बात करूं कार्बन, सोडियम या ज़ेनॉन की, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे ये सिंगल फॉर्म में। सिंगल फॉर्म मतलब सिर्फ कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ सोडियम है, यहाँ पे सिर्फ ज़ेनॉन है। अगर ये अनकंबाइंड फॉर्म में है, सिंगल फॉर्म में है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम्स होंगे।
मतलब कार्बन जो होगा वो कार्बन एटम के कॉम्बिनेशन से बना होगा। सोडियम सॉलिड के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होंगे वो एटम्स होंगे। ज़ेनॉन गैस के अंदर जो इंडिविजुअल पार्टिकल होगा वो ज़ेनॉन गैस का एटम होगा। बट अगर सपोज मैं O2, P4 और सल्फर की बात करूं, यहाँ पे आपका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा इट विल बी मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि O2 गैस के अंदर अगर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की बात की जाए तो मॉलिक्यूल होता है O2 का। P4 सॉलिड के अंदर भी एक सिंगल पार्टिकल की बात की जाए तो P4 का मॉलिक्यूल होगा। एसिड की बात की जाए तो सिंगल पार्टिकल आपका एक मॉलिक्यूल होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखना कि एलिमेंट में आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कंबाइंड फॉर्म में है या अनकंबाइंड फॉर्म में। बट अगर कंपाउंड की बात करें तो डेफिनेटली आपका जो सिंगल पार्टिकल होगा वो मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल्स आपके इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। आइए आगे बात करते हैं कुछ और डेफिनेशंस का। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट का, विच इज एब्रीवेटेड एज एमयू। बात करें अगर बेसिक्स से एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, तो ये मास को मेजर करने का एक यूनिट होता है। जैसे मास को मेजर करने के लिए हम लोग बात करते हैं किलोग्राम की, ग्राम की, पाउंड्स की, वैसे ही मास को मेजर करने के लिए एक और यूनिट की हम बात करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। जनरली एटॉमिक मास यूनिट हम लोग यूज करते हैं टू मेजर मास ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपन डेफिनेशन से, होता है क्या एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग डिफाइन करते हैं, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का 1/12 जो हिस्सा होगा वो वन एटॉमिक मास यूनिट होगा। एज इन अगर मैं कार्बन 12 का एटम लेता हूं और उसके 12 इक्वल पार्ट हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हर एक पार्ट का जो मास होगा वो आपका 1 mu होगा। अभी 1 mu अप्रोक्सीमेटली होता कितना है, इसका ग्राम और किलोग्राम में क्या रिलेशन होता है, थोड़ा सा एक आइडिया देखते हैं। तो जैसे अगर कार्बन 12 एटम की बात करें अपन, तो कार्बन 12 एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर हमें मालूम है कि 6 प्रोटॉन होते हैं, साथ में इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कंबाइनली हम लोग न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियस मतलब वो स्पीशीज जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और बाहर हमें मालूम है कि 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। हमें ये भी मालूम है कि जो प्रोटॉन का मास होगा और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, और ये मास काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेनली अगर इसके मास की बात की जाएगी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे की वजह से होगी। इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग इसमें जनरली कंसिडर नहीं करेंगे। तो होगा कितना, तो अगर मान लेते हैं कि प्रोटॉन का मास x है, मान लेते हैं कि ये जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसका मास अगर मैं x मान लूं, तो ये x होगा कितना, तो मान लेते हैं x है, तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन का मास हो जाएगा 6x, 6 न्यूट्रॉन का मास हो जाएगा 6x, इलेक्ट्रॉन के मास को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो पूरा एटम होगा इसका मास कितना होगा, 6x इसकी वजह से, 6x इसकी वजह से, तो ओवरऑल मास हो जाएगा इसका 12x। अब कार्बन एटम का ओवरऑल मास है 12x, उसका 1/12 कितना होगा, तो इसका टोटल मास 12x है, और अगर इसका 1/12 देखें तो 12x का 1/12 होगा x, और ये x हो जाएगा आपका 1 mu। मतलब बेसिकली ये x ही आपका हो जाएगा 1 mu। समझ में क्या बोल रहा हूँ, 6 प्रोटॉन का मास 6x, 6 न्यूट्रॉन का मास 6x, ओवरऑल मास अगर देखेंगे अपन 12x हो जाएगा, और उसका 1/12 हो जाएगा x। तो दिस x इज बेसिकली 1 mu। तो यहाँ से हम लोग ये कॉमेंट कर सकते हैं कि जो आपका मास ऑफ प्रोटॉन होगा यही आपका अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन, हालांकि इन दोनों का मास में भी थोड़ा डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे हम लोग बात करें अप्रोक्सीमेशंस की। तो अप्रोक्सीमेशंस में अगर देखेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, और यही मास आपका 1 mu होगा। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अगर इसको मैं ग्राम से रिलेट करूं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिलेशन दे रहा हूं आपको। 1 mu को अगर आप ग्राम से रिलेट करना चाहें तो दिस कैन बी डन एज 1.66 into 10⁻⁴ ग्राम्स, या अगर इसको किलोग्राम से लिखना चाहें तो दिस इज 1.66 into 10⁻27 किलोग्राम। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एमयू को अगर ग्राम या किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम लोग डायरेक्टली रिलेशन यूज कर सकते हैं, या फिर इसी को एक और डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। और 1 mu दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/Na ग्राम्स। ये रिलेशन भी हम लोग ध्यान रखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि कहां से आता है ये रिलेशन, बट 1 mu इक्वल टू 1/Na ग्राम, ये हमें ध्यान रखना है। इसी का वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.66 into 10⁻24 होता है। तो ये रिलेशन आपका mu को ग्राम से रिलेट करेगा। ध्यान रखना यहाँ पे Na क्या है, Na आपका कहलाता है एवोगैड्रोस नंबर, जिसका वैल्यू 6.02 into 10⁻23 होता है। आई थिंक सो आपको सबको मालूम होगा।
तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग एमयू को रिलेट कर सकते हैं ग्राम के साथ। चलिए आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एक सिंगल लाइन का डेफिनेशन है जो हमें मालूम होना चाहिए। एटॉमिक मास को हम अगर डिफाइन करें तो सिंपली वी कैन डिफाइन एज मास ऑफ वन सिंगल एटम। मास ऑफ वन एटम, एक एटम का जो मास होगा इसको हम बात करेंगे एटॉमिक मास। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए तो इट विल बी डिफाइंड एज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। एक सिंगल एटम का जो मास होगा इसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आगे कुछ और टर्म्स हम लोग देखते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, तो ध्यान रखना। अगर सिर्फ एटॉमिक मास की बात की जाए तो एटॉमिक मास का मतलब होगा एक सिंगल एटम का मास। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए तो ये होगा एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास। और ये होगा कितना और इसको एक्सप्रेस किस में किया जाएगा? तो जैसे हमने बात की अगर कार्बन के एक सिंगल एटम की बात की जाए, मान लो अपने पास कार्बन 12 है, तो जो भी एटॉमिक मास होगा वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डिसाइड करेंगे। इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होता है इसको हम लोग मास नंबर भी बोल सकते हैं। मास नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जितना मास नंबर होगा अप्रोक्सीमेटली उतना ही एमयू आपका एटॉमिक मास होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर मास नंबर 12 है तो एक प्रोटॉन का मास, या इसमें हमें मालूम है कि 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन का मास 6 एमयू होगा, 6 न्यूट्रॉन का मास 6 एमयू होगा, अप्रोक्सीमेट मास इसका 12 एमयू होगा। तो जितना मास नंबर होगा उतना ही एमयू आपका एटॉमिक मास होगा। तो कार्बन 12 की बात करेंगे तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा आपका 12 एमयू। बट कोई नेसेसरी नहीं है कि इसका मास आप एमयू में रिपोर्ट करें। आप चाहे तो एमयू में रिपोर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको ग्राम में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर ग्राम में रिपोर्ट करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 12/Na ग्राम, या अगर इसको वैल्यू में लिखना चाहे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये भी एटॉमिक मास है, ये भी एटॉमिक मास है, ये भी एटॉमिक मास है। ये इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये सब एटॉमिक मास है। यूनिट डिफरेंट है, यहाँ पे अपन ए में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ग्राम में, यहाँ पे अपन किलोग्राम में। हम बात करें अगर ऑक्सीजन के एक एटम की तो इसमें न्यूक्लियस 16 है तो इसका मास हो जाएगा 16 एमयू, या अगेन 16/Na ग्राम्स। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो इसका मास हो जाएगा 1 एमयू एंड सो ऑन। हम बात करें अगर नाइट्रोजन का तो इसका मास हो जाएगा आपका 14 एमयू, लाइक दिस। इससे हम एक सिंगल एटम की बात कर सकते हैं, मास की बात कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास बीसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर CO2 गैस या फिर H2O, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब के एक एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो कहलाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास। तो अगर CO2 गैस की बात करें तो एक सिंगल मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है। एक कार्बन एटम का मास 6 एमयू होगा, सॉरी 12 एमयू होगा। एक कार्बन एटम का मास 12 एमयू, एक ऑक्सीजन का मास 16 एमयू, 2 ऑक्सीजन का मास 32 एमयू। तो 32 प्लस 12 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रहेगा आपका 44 एमयू। ये 44 एमयू एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास होगा। अगेन ध्यान रखना, इसको मैं लिखना चाहूँ तो 44/Na इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये लिखने का तरीका होगा। वाटर की बात की जाए तो ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 एमयू। नाइट्रिक एसिड की बात की जाए 1 + 14 15 प्लस 16 इंटू 3 विच इज 48, तो 48 + 15 ये हो जाएगा आपका 63 एमयू। H4 की बात की जाए 2 हाइड्रोजन का 2 एमयू प्लस 32 विच इज 34, 34 प्लस 64 ये हो जाएगा आपका 98 एमयू। और इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास का बेसिक डेफिनेशन होता है वो होता है आपका एक सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल का मास। ये मास जनरली हम लोग एमयू में एक्सप्रेस करते हैं, पर कोई नेसेसरी नहीं है। आप इसको ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप इसको किलोग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या किसी और यूनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। पॉइंट ये कि एक सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल का मास होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द डेफिनेशन ऑफ मोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन से पहले हम लोग बात समझते हैं कि मोल होता क्या है। तो मोल एक बेसिकली यूनिट होता है। एक यूनिट है टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का यूनिट है मोल। अगर मोल्स ज्यादा होंगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा होगा, अगर मोल कम होंगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम होगा। और डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं, इस तरह से सोच सकते हैं जैसे अगर हम बात करें डजन का, हम बोलते हैं कि 1 डजन इज अ कलेक्शन ऑफ 12 पार्टिकल। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास 1 डजन एप्पल्स हैं,
तो 1 डजन एप्पल्स का मतलब होता है कि इट्स अ सैंपल ऑफ 12 एप्पल्स। अगर मैं बात करता हूँ 1 डजन लेट्स से मार्कर, तो हम बोलते हैं कि 1 डजन मार्कर का मतलब होगा मेरे पास 12 मार्कर्स होंगे। तो जैसे हम लोग डजन को डिफाइन करते हैं एज अ ग्रुप ऑफ 12, वैसे मोल को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कुछ पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे एक मोल। तो कितने पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन को एक मोल बोला जाता है, आइए डेफिनेशन से देखते हैं। तो अगर 1 मोल को अपन डिफाइन करें तो 1 मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many particles as there are number of atoms in 12 ग्राम कार्बन। 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने एटम होंगे, अगर उतने पार्टिकल्स है मेरे पास, तो उतने पार्टिकल्स के ग्रुप को एक मोल बोला जाएगा। 12 ग्राम कार्बन एटम्स के अंदर 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने एटम्स होंगे, अगर उतने एटम्स का ग्रुप है मेरे पास या उतने उतने पार्टिकल्स है मेरे पास, तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे 1 मोल सब्सटेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 12 ग्राम कार्बन में एटम्स होते हैं कितने। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन इज 6.02 इंटू 10⁻23। इतने एटम्स होते हैं, और यही जो नंबर होता है इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रोस नंबर। तो इसको हम लोग सिंपली Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर Na एटम्स होते हैं। तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर हमारे पास Na एटम्स होंगे। तो अगर Na एटम्स हमारे पास, तो एज पर मोल का डेफिनेशन, अ मोल इज सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल एज दे आर दीज एटम्स। मतलब सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो यहां से अपन डेफिनेशन को वापस लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि 1 मोल इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ Na particles. This is the basic, most fundamental definition of mole. Remember this. अगर एक मोल को अपन डिफाइन कर सकें या करना चाहें तो हम बोल सकते हैं 1 मोल इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ Na पार्टिकल्स। Na पार्टिकल्स का जो ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे 1 मोल। ये पार्टिकल आपके एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कार, चेयर, एप्पल, इट कैन बी एनीथिंग। किसी भी चीज का, किसी भी पार्टिकल्स का अगर कलेक्शन देखा जाए और हम बोलें कि इसमें Na पार्टिकल्स हैं, तो Na पार्टिकल्स को हम बोलेंगे 1 मोल। अगर 1 मोल सब्सटेंस है तो अपने पास Na पार्टिकल्स होंगे। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 5 मोल पार्टिकल्स हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 5 Na। या वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास Na पार्टिकल्स हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस होगा। अगर हमारे पास 5 Na पार्टिकल्स हैं तो हमारे पास 5 मोल सब्सटेंस होगा। तो मैं मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल के साथ रिलेट कर सकता हूं। इसी रिलेशन की हम लोग बात करेंगे और इसी के ऊपर कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बट डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। एक सिंपल लाइन का डेफिनेशन है कि 1 मोल होगा क्या, इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ Na पार्टिकल्स। Na पार्टिकल्स अगर हमारे पास हैं तो इसके कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे 1 मोल सब्सटेंस। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसा भी अपन ने डिफाइन किया था मोल को, हमने बात की थी 1 मोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ Na पार्टिकल या इट्स अ कलेक्शन ऑफ Na पार्टिकल्स। अगर 1 मोल सब्सटेंस है तो इसके अंदर Na पार्टिकल्स होंगे, एंड वाइस वर्सा कि अगर Na पार्टिकल्स है तो अपने पास 1 मोल होगा, है ना। तो इसको रिलेशन, मतलब इस रिलेशन को यूज कर अपन मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिलेट कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगेन रिमेंबर दिस, ये पार्टिकल्स आपके एटम, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर सेम एज मोल्स इनटू Na। यहां पर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तो Na से मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि उतने पार्टिकल्स होंगे। अगर 1 मोल है तो Na पार्टिकल होंगे, अगर 2 मोल्स है तो 2 Na पार्टिकल्स होंगे, अगर n मोल्स है तो n इंटू Na कर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल सकते हैं। तो अगर मुझे मोल्स पता है तो Na से मल्टीप्लाई कर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है तो मोल्स निकाल सकते हैं Na से डिवाइड कर। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहां से कि अगर मुझे मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो मोल्स हम बोल सकते हैं एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। तो रिमेंबर दिस, ये रिलेशन अपना इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग रिलेट कर रहे हैं मोल को बेसिक डेफिनेशन से। तो मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na से डिवाइड कर आपको मोल्स मिल जाएंगे। इससे हम लोग कुछ एलिमेंट्री सवाल कर सकते हैं। एक पॉइंट और हम लोग ध्यान रख सकते हैं, जो कई बार हम लोग एग्जाम्पल्स में या थ्योरी में देखते हैं या फिर न्यूमेरिकल्स में देखते हैं। 1 मोल को लिखने का ये तरीका भी होता है।
1 mole is also represented as 1 gram atom या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल या फिर 1 ग्राम आयन। ये 1 मोल को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझसे कोई बोले कि मेरे पास 1 ग्राम एटम है या 1 ग्राम एटम कार्बन है, तो 1 ग्राम एटम कार्बन का मतलब बेसिकली आपके पास 1 मोल है। अगर वो ये स्पेसिफाई करना चाहता है कि मेरे पास 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स है, तो वो लिखेगा 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स का मतलब कि ठीक है 1 ग्राम आपके पास सब्सटेंस होगा। पर अगर आप 1 ग्राम एटम ऐसे लिख रहे हैं या 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऐसे लिख रहे हैं या 1 ग्राम आयन आप ऐसे लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप बात करें यहाँ पे 1 मोल का। तो ये एक नोटेशन है, कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ नोटेशन है, ध्यान रखना है कि 1 मोल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे अगर इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाए, डिटरमाइन number of atoms in A 12 gram atom carbon and B let's say 5 molecules या let's say 5 moles of sulfuric acid। सपोज यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ एटम्स डिटरमाइन करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो ए पार्ट की बात करते हैं अपन। आपको बोला जा रहा है कि 12 ग्राम एटम है कार्बन के, तो ग्राम एटम मतलब बेसिकली इट इज सेम एज मोल्स। तो 12 ग्राम एटम का मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मोल्स होंगे वो 12 होंगे। तो कार्बन के मोल्स 12 हो जाएंगे, क्योंकि ग्राम एटम का मतलब मोल ही होता है, जैसे भी अपने डिस्कस किया। और अगर मोल्स आपके 12 होंगे, है ना, किसके? कार्बन एटम के। अब कार्बन एटम का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम सी होता है, कार्बन एटम सी बना हुआ है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर 1 मोल होता तो Na एटम्स होते हैं। तो अगर 12 मोल्स हैं तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या बोल सकते हैं अपन? डायरेक्टली बोल सकते हैं इट विल बी 12 Na। आई होप ये क्लियर होगा। 1 मोल के करस्पॉन्डिंग हमारे पास Na एटम्स होंगे, 1 मोल के करस्पॉन्डिंग Na एटम्स होंगे। यहाँ पे पार्टिकल्स आपके एटम्स हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो कार्बन है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम ही होता है, राइट? तो 1 मोल में Na एटम्स होते, तो अगर 12 मोल हैं तो हमारे पास 12 Na एटम्स होंगे। अगर बी पार्ट की बात की जाए, यहाँ पे आपको दे रखा है मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 5। अब सल्फ्यूरिक एसिड में जो एलिमेंट्री पार्टिकल है या सल्फ्यूरिक एसिड किससे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है मॉलिक्यूल से, क्योंकि एक कंपाउंड है और कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम बोलेंगे किसी से मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अच्छा, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? अगर 1 मोल सब्सटेंस होता तो Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर 1 मोल होता तो Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर 5 मोल्स हैं तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं तो ये रहेंगे आपके 5 Na। कैसे? 5 मोल्स हैं, Na से मल्टीप्लाई करके आपको मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। पर आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं, आपको पूछा रहा था एटम्स कितने हैं। अगर एक सिंगल एटम की बात की जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड के एक सिंगल एटम में या मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे? 2 सल्फर, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। हम बोल सकते हैं कि इसके एक मॉलिक्यूल में 7 एटम्स होंगे। इस चीज को हम लोग एटोमिसिटी भी बोलते हैं। एटोमिसिटी एक टर्म हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। एटोमिसिटी इज सिंपली डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एटोमिसिटी। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड की एटोमिसिटी के बारे में बात की जाए तो एटोमिसिटी होगा इसका 7। एटोमिसिटी 7 का मतलब इसके अंदर 7 एटम्स होंगे। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 7 एटम्स होंगे तो 5 Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पर अगर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स विल बी 5 Na, इतने तो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, इनटू 7 का कर 35 Na, ये आपके नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो आइए एक और इलस्ट्रेशन करते हैं। ये जो सवाल है ऑलरेडी IIT जेईई के अंदर पूछा जा चुका है। तो जेईई के अंदर इस तरह से बेसिक पॉइंट पे भी सवाल पूछे जाते हैं जहां पर हम लोग सिर्फ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिलेट कर रहे हैं। देखिए सवाल क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सैंपल ऑफ 1 kg इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास यहाँ पर एक सैंपल है इलेक्ट्रॉन्स का जिसका ओवरऑल वेट दे रखा है 1 kg। तो वी हैव अ सैंपल ऑफ 1 kg इलेक्ट्रॉन्स और हमें सिंपली बताना है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
तो मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। एक बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाए, तो Na से डिवाइड कर हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या मैं 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूँ? यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन भी ये दे रखा है। इन्फॉर्मेशन वैसे हमें बाय हार्ट होना भी चाहिए। दिस इज मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है और टोटल वेट पता है, तो इस इन्फॉर्मेशन से मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकता हूँ। यहाँ से देखना, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिस विल बी गिवन बाय टोटल मास अपॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल मास को अगर एक इलेक्ट्रॉन के मास से मैं डिवाइड कर दूं तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ऐसा बोल सकते हैं कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन को जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको टोटल मास मिलेगा। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गिव टोटल मास, और वी कैन से टोटल मास अपॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें यहाँ पे टोटल मास भी गिवन है। टोटल मास इज गिवन एज 1 kg and mass of 1 electron is given as 9.1 into 10⁻31 kg. So we can say the number of electrons are 1 upon 9.1 into 10⁻31. These are the number of electrons. एक बार अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा तो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक और एग्जांपल देखते हैं आगे बढ़ने से पहले। सिमिलर प्रोफाइल का सवाल है जिसमें हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कोरिलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के साथ। So in this problem, basically we need to determine number of protons, neutrons, electrons, and total charge on 1/10 gram ion carbonate ion CO3 2 minus ion। इसके अंदर हमें बताना है कि कितने प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे और टोटल चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप बात करें कि अगर सपोज एक कार्बोनेट आयन होता तो उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, उसमें प्रोटॉन्स कितने होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, उस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, अगर ये सब कैलकुलेट करें तो अगर मैं सपोज 1 आयन ऑफ कार्बोनेट अगर ले लूँ, CO3 2 माइनस ले लूँ, और इसमें अगर कैलकुलेट करें कि भाई इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होंगे, तो आप देख सकते हैं इंडिविजुअली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कार्बन की अगर एक सिंगल एटम की बात करते हैं तो 6 प्रोटॉन होते हैं। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो इसके एक एटम के अंदर 8 प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर एक एटम के अंदर 8 प्रोटॉन्स होते हैं, तो 3 के अंदर बेसिकली 24 प्रोटॉन्स होते हैं। तो 24 यहाँ से आता और 6 यहाँ से आता, तो कितना आएगा 30। तो अगर सपोज में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और लेट्स से चार्ज भी यहाँ पर ही बात करें अपन, कितना आएगा अगर अपन बात करें एक सिंगल आयन की। तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि इसके अंदर 24 प्रोटॉन्स, इसमें 6 प्रोटॉन्स, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अपने पास 30 प्रोटॉन्स होंगे अगर एक सिंगल कार्बोनेट की बात करें अपन। अगर एक सिंगल कार्बोनेट की हम बात करें न्यूट्रॉन्स की, तो जितने कार्बन में प्रोटॉन्स होते हैं उतने न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 6 हो जाएंगे। अगेन जितने ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतने न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें भी एक के अंदर 8 हो जाएंगे, तो 3 के अंदर 24, तो 24 प्लस 6 अगेन 30 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। बात करें अगर इलेक्ट्रॉन्स की, तो अगर सपोज ये न्यूट्रल एटम होता तो क्या होता। अगर एक न्यूट्रल एटम होता, सपोज अगर कार्बन एक न्यूट्रल एटम होता तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर ये न्यूट्रल होता ऑक्सीजन तो यहाँ पे कितने होते हैं, तो 6 यहाँ से मिलते हैं आपको और 8 यहाँ से आपको मिलते हैं एक ऑक्सीजन में, तो 3 ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग 24, तो 24 प्लस 6 अगेन 30। पर ये 30 तब होता अगर यहाँ पे से CO3 लिखा होता। यहाँ पे CO3 -2 लिखा हुआ है। -2 का मतलब इस स्पीशीज को आपने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर ये -2 नहीं होता तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ आते हैं, 24 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ आते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 30, पर -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्चुअली वो होंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आप देख सकते हैं -2 का मतलब बेसिकली यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें। अगर चार्ज पॉजिटिव होता तो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव कर लिए होते हैं। तो चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से। अगर हम बात करें चार्ज की, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा। यहाँ पे चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हैं कि 30 प्रोटॉन को चार्ज कंपनसेट कर देगा 30 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेंगे उसके से चार्ज आएगा। तो चार्ज होता कितना है, तो इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। आई होप आपको मालूम भी होगा कि चार्ज अगर बात करें, चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, विच इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये आपका चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है मैग्नीट्यूड वाइज। और इसी को हम लोग सिंबल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अपना सिंबल ई होगा। ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका बेसिकली चार्ज। आप चाहे तो लिख सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रॉन्स
और ये हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं चार्ज। तो एक सिंगल प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है मैग्नीट्यूड वाइज वो ई होता, या 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता। तो कितना चार्ज आएगा एक आयन के ऊपर? तो 30 प्रोटॉन 30 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे उसकी वजह से चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता ई, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज होता वो कितना होगा? 2e। यहाँ पे अपन बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का, लेट्स से आई थिंक सो क्लियर हो रहा होगा आपको। 30 प्रोटॉन्स विल न्यूट्रलाइज 30 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आएगा उसकी वजह से चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका ई होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग चार्ज आपको मिलेगा 2e। तो ये चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, पर ये चार्ज होगा, सॉरी 2e चार्ज होगा अगर एक सिंगल आयन के रेस्पेक्ट में बात की जाए। पर यहाँ पे हमसे पूछा रहा है कि अपने पास जो सैंपल है उस सैंपल में हमारे पास 1/10 इतने ग्राम आयंस हैं। तो अगर इतने आयंस हैं, इतने ग्राम आयंस हैं, तो सबसे पहले मोल्स और फिर नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करते हैं। तो ग्राम आयन भी रिप्रेजेंटेशन होता है मोल का, तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो मोल्स होंगे कार्बोनेट आयन के, इट विल बी 1/10, क्योंकि ग्राम आयन का मतलब मोल्स ही होता है। तो 1/10 सबके मोल है कार्बोनेट आयन के। यहाँ पे आपका जो पार्टिकल होगा नंबर ऑफ आयंस होगा, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं जो नंबर ऑफ आयंस होंगे ये हो जाएगा आपका 1/10 इंटू Na। इतने आयंस अपने पास इस सैंपल में होंगे। एक आयन के अगर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और चार्ज की बात की जाए तो हमने अभी देखा है, तो अगर टोटल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और चार्ज की बात की जाए तो यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। तो अगर एक में आपके 30 है तो Na/10 के अंदर कितना होगा? तो इट विल बी 30 इंटू Na/10, दैट इज 3Na। न्यूट्रॉन्स भी आप देख सकते हैं उतने ही है, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं न्यूट्रॉन्स भी जाएंगे आपके पास 3Na। एक आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 32 है, तो 1/10 Na में कितना हो जाएगा? दिस इज Na/10 इंटू 32, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और चार्ज की बात की जाए तो एक आयन के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो 2e आ रहा है। तो अगर अपने पास Na/10 आयंस है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो चार्ज आएगा ये जाएगा आपका Na/10 इंटू 2e, तो दैट विल सिंप्लीफाई टू Na/e/5। तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं और नेक्स्ट टर्म पर, विच इज ग्राम मोलर मास, जिसको हम लोग एब्रीविएट करेंगे GMM। समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म और बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है इसका, डेफिनेशन से एकदम क्लियर होनी चाहिए। एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होता है। ग्राम मोलर मास होता क्या है इसको अपन डिफाइन करते हैं। तो ग्राम मोलर मास इज बेसिकली डिफाइंड एज मास of one more substance in grams. This is the definition of gram molar mass. अगर आपके पास एक मोल सब्सटेंस है जिसके अंदर Na पार्टिकल्स हैं तो उसका जो भी वेट होगा ग्राम के अंदर उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम मोलर मास। तो ग्राम मोलर मास आपका एक मोल सब्सटेंस होगा और उसका वेट होगा ग्राम्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर ले लेता हूँ, H2 ले लेता हूँ, और H2 का अगर मैं सपोज 1 मोल ले लेता हूँ तो इसका जो भी वेट आएगा ग्राम के अंदर उसको मैं बोलूँगा ग्राम मोलर मास। तो ये होगा कितना, इसको अगर अपन देखें तो अगर 1 मोल H2 है तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसके अंदर Na मॉलिक्यूल्स होंगे H2 के अंदर। ये पर मैंने डिस्कस किया कि 1 मोल के अंदर अपने पास Na पार्टिकल्स होते हैं, और हमें ये भी मालूम है कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, रिमेंबर दिस, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर मास होगा एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो होगा 18 AMU, राइट। तो यहाँ पे अपने पास Na मॉलिक्यूल्स है। अगर यहाँ पे मैं टोटल मास कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितना होगा, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल्स का मास होगा 18 AMU और अपने पास Na मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल होता तो 18 AMU, Na मॉलिक्यूल्स के करस्पॉन्डिंग आपका जो मास हो जाएगा वो जाएगा आपका 18 Na इतना AMU। एक पार्टिकल का मास 18 AMU और Na पार्टिकल्स का मास 18 Na AMU। बट ये मास हमने निकाला है किसके अंदर, AMU के अंदर। हमें निकालना है किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमने रिलेशन देखा था AMU को आप Na से रिलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 18 Na इंटू 1/Na इतना ग्राम्स
NaCN से कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा आपके पास 18 ग्राम्स, या समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिटन एज 18 ग्राम पर मोल। तो हम बोल सकते हैं कि पानी का अगर 1 मोल सब्सटेंस लें अपन, या पानी का अगर 1 मोल लें, H2 का अगर 1 मोल लें, तो इसका जो वेट आएगा वो 18 ग्राम होगा। तो 18 ग्राम जो होगा ये कहलाएगा आपका ग्राम मोलर मास। ग्राम मोलर मास क्यों? क्योंकि ये 1 मोल सब्सटेंस का मास है, तो इसको आप 18 ग्राम बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं 18 ग्राम पर मोल। आप देख सकते हैं कि अगर इसका मोलिकुलर मास देखते हैं तो वो 18 AMU होता, और अगर ग्राम मोलर मास देखते हैं तो वो 18 ग्राम होता। डिफरेंस क्या दोनों में? 18 AMU आपके एक सिंगल मोलिक्यूल का मास है, और 18 ग्राम आपके पास एक मोल सब्सटेंस का मास है, विच इज Na मोलिक्यूल्स का मास होगा। तो अगर ग्राम मोलर मास निकालना है तो इसके लिए कुछ आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, जो आपका मोलिकुलर मास होगा वही आपका ग्राम मोलर मास होगा। पर ठीक है, मोलर मास हम लोग एमयू में लिख रहे हैं, और ग्राम मोलर मास आपका बेसिकली वही चीज हो जाएगी ग्राम्स के अंदर। तो कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे अगर मैं बात करूं CO2 का, या नाइट्रिक एसिड का, या सल्फ्यूरिक एसिड का, और अगर आपसे पूछा जाए कि इनका ग्राम मोलर मास कितना होगा, तो ग्राम मोलर मास अपन हम बात कर रहे हैं 1 मोल सब्सटेंस का मास इन ग्राम्स। तो जितना इनका मोलिकुलर मास था उतना आपका ग्राम मोलर मास होगा, पर वो रिपोर्ट होगा किसके अंदर? ग्राम्स के अंदर। तो CO2 का मोलिकुलर मास आपका 44 AMU था, तो ग्राम मोलर मास हो जाएगा आपका 44 ग्राम, या सिंपल बोल सकते हैं 44 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल का मास 44 ग्राम है। नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास 63 AMU था, तो ग्राम मोलर मास हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 AMU था, तो अब भी हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी डिफरेंस क्या है मोलिकुलर मास और ग्राम मोलर मास में। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। हम लोग इसको डायरेक्टली बोलेंगे ग्राम मोलर मास। ग्राम मोलर मास मतलब 1 मोल सब्सटेंस का मास इन ग्राम। तो ये डेफिनेशन था ग्राम मोलर मास का। अब मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ मोल के साथ, तो स्टे ट्यून, देखते रहिए कैसे हम लोग इसको रिलेट कर रहे हैं। इसको आप कॉपी कर सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करें इसी के अंदर रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड वेट और मास ऑफ सब्सटेंस। हमने अभी तक बात की थी मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ रिलेट किया था। अब यहाँ पे मैं रिलेट कर रहा हूँ मोल्स को नंबर ऑफ मास के साथ। अगर मुझे मान लो दे रखा है कि 20 ग्राम सब्सटेंस है, तो इसके अंदर कितने मोल्स होंगे, अगर हमें मोल्स दे रखे हैं तो उसका वेट कितना होगा या मास कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, ये रिलेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आपका जो भी मास होगा या टोटल मास होगा, टोटल मास इन ग्राम्स, दिस कैन डायरेक्टली बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास। ये रिलेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। थोड़ा सोच के देखिए ये रिलेशन आएगा कहां से। अगर मोल्स को ग्राम मोलर मास से मल्टीप्लाई किया जाए तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आपको टोटल मास मिलेगा ग्राम्स के अंदर। क्यों भाई? ऐसा इसलिए होगा, यहां पर n आपका अगेन नंबर ऑफ मोल्स है। तो आप देख सकते हैं कि अगर सपोज मेरे पास 1 मोल सब्सटेंस होता तो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग जो आपको वेट मिलता वो ग्राम मोलर मास के बराबर होता, क्योंकि ये डेफिनेशन है। तो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग वेट आपका GMM होता। अगर 5 मोल्स हैं तो वेट आपका 5 इंटू GMM होगा, और अगर n मोल्स होंगे तो n मोल्स के करस्पॉन्डिंग वेट आपका n इंटू GMM होना चाहिए। तो अगर मुझे मोल्स पता है तो ग्राम मोलर मास से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं मास इन ग्राम्स, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर मास पता है ग्राम के अंदर तो आप मोल्स निकाल सकते हैं इसी रिलेशन से। तो इसी रिलेशन को मैनिपुलेट करते हुए लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे n, दैट कैन बी सिंपली रिटन एज टोटल मास इन ग्राम्स अपॉन ग्राम मोलर मास। तो अगर मुझे वेट दे रखा है या मास दे रखा है ग्राम्स के अंदर, तो सिंपली ग्राम मोलर मास से डिवाइड कर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन था जो बेसिकली मोल्स को रिलेट कर रहा है मास के साथ। तो हमने अपनी मोल्स की बात की है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात की है, और हमने अब वेट की भी बात की है, मास की बात की है। तो इन तीनों को आप कोरिलेट कर सकते हैं। अगर मोल्स पता है तो मास निकाल सकते हैं, मोलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, और वाइस वर्सा। अगर मास पता है तो आप मोल्स निकाल सकते हैं, मोलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, मोलिक्यूल्स पता है तो आप मास निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। इस तरह की सारी चीजें आप कोरिलेट कर सकते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर
we need to determine number of molecules in 196 gram sulfuric acid और 196 mu sulfuric acid और 196 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. हमें बताना है कि इसके अंदर कितने मोलिक्यूल्स हैं. जैसे हमने अभी बात की कि किस तरह से मोल्स को आप ग्राम मोलर मास के साथ रिलेट कर सकते हैं, मोल्स को आप वेट के साथ रिलेट कर सकते हैं. तो देखते हैं अपन. बात करें अगर ए पार्ट की, तो यहाँ पे आपको दे रखा है वेट. तो वेट इज गिवन एज 196 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड. अगर वेट दे रखा है तो इसको हम मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. मोल्स विल बी गिवन बाय वेट इन ग्राम्स अपॉन ग्राम मोलर मास. तो दिस इज 196. अगर सल्फ्यूरिक एसिड का आप ग्राम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा आपका 98 ग्राम पर मोल. तो दिस इज 98 will be simplified to that will give 2. एक बार मोल्स आपने मिल चुके हैं, और अगर मोल्स मिल चुके हैं तो हम लोग मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं. मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? तो मॉलिक्यूल्स विल बी गिवन बाय n into Na, दैट इज 2Na. इतने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे. तो हमें वेट दे रखा था, मॉलिक्यूल्स निकालना था. तो अब वेट दे रखा था, मॉलिक्यूल्स निकालना था. वेट को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मोल्स के अंदर, और फिर मोल्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर. बी पार्ट भी कुछ ऐसा ही है. इस बी पार्ट के अंदर आपको वेट दे रखा है एज 196 एटॉमिक मास यूनिट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और हमें बताना है कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं. अगर आपको वेट दे रखा है और आपको मॉलिक्यूल्स पूछे हैं तो वेट को आप पहले कन्वर्ट कर सकते हैं मोल्स में, और मोल्स से फिर आप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल्स. तो वेट को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये वेट आपको दे रखा था एमयू के अंदर. सबसे पहले में से ग्राम में कन्वर्ट करना होगा. तो इसी वेट को आप लिख सकते हैं एज 196 अपॉन Na, इतना ग्राम. क्योंकि अगर वेट हमें मिल चुका है ग्राम में तो इसको अपन फिर डायरेक्टली मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. बोल सकते हैं कि जो मोल्स होगा इट विल बी नथिंग बट वेट इन ग्राम्स अपॉन ग्राम मोलर मास. तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 196 by Na अपॉन 98. दैट विल सिंप्लीफाई टू 2 by Na. तो आप बोल सकते हैं कि मोल्स आपके 2 by Na होंगे, और अगर मोल्स 2 by Na होंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे that molecules will be given by 2 by Na into Na. कैसे? मोल्स एक बार मिल चुके हैं तो Na से मल्टीप्लाई करके आपको मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं. तो दैट विल बी सिंपली 2 मॉलिक्यूल्स. ये हम लोग डायरेक्टली बोल सकते थे. थोड़ा अगर ध्यान से सोचें, 196 mu आपको दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड का मास. अगर एक मॉलिक्यूल का मास देखें तो एक मॉलिक्यूल का मास होता है आपका 98 mu. 98 mu के करस्पॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल होगा, तो 196 mu के करस्पॉन्डिंग कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2 हो जाएंगे. तो डायरेक्टली हो सकते हैं 98 mu के करस्पॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल, तो 196 mu के करस्पॉन्डिंग 2 मॉलिक्यूल अपने आप वैसे भी आ जाते हैं. अदरवाइज आप वैसे कर सकते हैं जो रूटीन मेथड है. मास को आपने कन्वर्ट करा पहले ग्राम के अंदर, फिर आप ग्राम मोलर मास से डिवाइड करके आप उसको मोल्स निकाल सकते हैं, और फिर मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करके आप मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं. जहां तक सी पार्ट की बात है, तो सी पार्ट के अंदर आपको दे रखा है 196 ग्राम मॉलिक्यूल्स. नाउ दिस इज ग्राम मॉलिक्यूल्स विच इज, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑलरेडी मोल का ही रिप्रेजेंटेशन होता है. तो 196 ग्राम मॉलिक्यूल्स के अंदर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि यहाँ पे मोल्स आपको दे रखे हैं 196, राइट? क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल ही होता है. तो 196 मोल्स अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड के, तो डायरेक्टली बोला जा सकता है कि अगर मोल्स इतने हैं तो मॉलिक्यूल्स विल बी गिवन बाय n into Na, दैट इज 196 Na. आइए एक दो सवाल और करते हैं इसी तरीके के. इन दिस प्रॉब्लम वी नीड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन दीज सैंपल्स. तो हमारे पास 3 सैंपल है और आपको बताना है कि इनके अंदर कितने एटम्स हैं, और फिर इन्हें हमें कंपेयर करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें लिखना है. तो बेसिकली हमें तीनों केसेस में नंबर ऑफ एटम निकालना है. तीनों केसेस में आपको वेट दे रखा है 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम, 1 ग्राम O2 गैस एंड 1 ग्राम O3 गैस, और हमें देखना है कि इसमें कितने एटम्स होंगे. तो देखते हैं. अगर बात करें अपन ए पार्ट का, तो वेट आपको दे रखा है 1 ग्राम. ऑक्सीजन एटम का अगर ग्राम मोलर मास देखें तो ग्राम मोलर मास हो जाएगा आपका 16 ग्राम पर मोल. वाई? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो ग्राम मोलर मास आपका 16 ग्राम पर मोल हो जाएगा. तो अगर वेट दे रखा है तो डायरेक्टली हो सकता हूं कि जो मोल्स जाएंगे वो जाएंगे वेट अपॉन ग्राम मोलर मास. तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 1 अपॉन 16.
यहाँ पे अपन बात करें ऑक्सीजन एटम की, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम ही है। तो अगर मुझे मोल्स मिल चुके हैं और से स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपका एटम है, तो डायरेक्टली Na से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम ही होगा। तो डायरेक्टली बोल सकता हूं मैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा वो जाएगा मोल्स इनटू Na, so that will simplify to 1/16 Na, राइट। ये था आपका ए पार्ट। बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में अपने पास, ए पार्ट में अपने पास 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम था, बी पार्ट में अपने पास 1 ग्राम ऑफ O2 गैस है। तो अगेन वेट दे रखा है, वेट से सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स विल बी गिवन बाय वेट अपॉन ग्राम मोलर मास, तो दैट विल बी गिवन बाय O2 का ग्राम मोलर मास 32 जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास 32 होता है। तो ये जाएगा आपका 1/32। अब O2 का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिससे O2 बना हुआ है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया मॉलिक्यूल्स, क्योंकि O2 गैस के अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल आपका O2 मॉलिक्यूल होता है। तो अगर मोल्स आपके 1/32 है तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो जाएंगे मोल्स इंटू Na। मोल्स इंटू Na मतलब बेसिकली हो जाएगा 1/32 Na। तो भाई इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर मॉलिक्यूल्स मिल गए तो एटम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम होंगे, तो एक में अगर 2 होंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एक में अगर 2 हैं तो Na/32 के अंदर इट विल बी Na/32 इंटू 2, तो दिस इज अगेन 1/16 Na। सी पार्ट के अंदर वी हैव बीन गिवन 1 ग्राम ओजोन गैस। तो 1 ग्राम ओजोन गैस के करस्पॉन्डिंग हमें निकालना है कि कितने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। तो अगेन वेट दे रखा है, सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। इसका ग्राम मोलर मास अगर आप देखेंगे तो ये जाएगा आपका 48 ग्राम पर मोल। तो मोल्स अगर निकालना है तो हम बोल सकते हैं अगेन वेट अपॉन ग्राम मोलर मास, तो दिस इज 1/48। ये आपके मोल्स हैं। ओजोन गैस में ओजोन मॉलिक्यूल्स के थ्रू बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका मॉलिक्यूल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी गिवन बाय n इंटू Na। n आपका 1/48 है, इंटू Na कर आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ये आपको मॉलिक्यूल्स मिल गए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। और अगर एटम की बात की जाए तो एटॉमिसिटी इसके अंदर 3 है, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम होंगे। अगर एक के अंदर 3 एटम हैं तो एक में अगर 3 हुए तो Na/48 में कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स होगा ये हो जाएगा आपका, एक में अगर 3 तो Na/48 में हो जाएगा Na/48 इंटू 3, तो दैट विल सिंप्लीफाई टू Na/16। तो यहाँ पे एटम्स Na/16, बी वाले केस में भी Na/16 और ए वाले केस में भी Na/16। तो अगर कंपेयर करें तो कंपेयर से अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इन तीनों केसेस के अंदर अगर नंबर ऑफ एटम्स देखी जाए तो तीनों में Na/16 है, मतलब जितने एटम्स ए पार्ट में है उतने बी पार्ट में है और उतने ही सी पार्ट में, तीनों में नंबर ऑफ एटम सेम है। ये चीज हम लोग डायरेक्टली भी बोल सकते थे, अगर थोड़ा सोचा जाए ध्यान से तो बिना ये सारी कैलकुलेशन करे ये मैं डायरेक्टली बोल सकता था। क्यों भाई, O2 गैस जो है ये किससे बना है, ऑक्सीजन एटम से तो बना हुआ है, और ये O3 गैस भी ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। तो अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम है, मान लो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन एटम को जोड़कर O2 गैस बनाने लग जाऊं, जितने भी ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम को कंबाइन कर अगर O2 बना लूं तो जितने भी ऑक्सीजन एटम है वो सारे O2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, पर वेट तो उतना ही रहेगा। आप 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम ले लो और हर 2 एटम को कंबाइन कर O2 में कन्वर्ट कर दो, तो होगा क्या, सारे ऑक्सीजन एटम O2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पर वेट तो 1 ही ग्राम रहेगा। तो यहां से यहां पर आप इजीली पहुंच सकते थे। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन एटम में 2 एटम की जगह में 3 एटम को जोड़ देता, तो अगर मैं 3 एटम को कंबाइन करता तो आपको मिल जाता O3 गैस। तो यहाँ पे जितने भी एटम है अगर इन सबको कंबाइन कर आप O3 में बना लें तो आपको O3 गैस मिल जाएगा और वेट अभी भी 1 ग्राम रहेगा। मतलब ये और ये एक जैसे ही होंगे, इनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इससे आप ये बना सकते हैं और इससे आप ये भी बना सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते थे कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सेम ही होंगे। आइए एक सवाल और करते हैं। तो ये बात करते हैं सवाल की। इन दिस प्रॉब्लम वी नीड टू डिटरमाइन वेट ऑफ अ मीथेन गैस सैंपल, CH4 गैस सैंपल, if it contains same number of molecule as present in 60 ग्राम C2H6। तो बेसिकली बोल क्या रहा है कि हमारे पास एक सैंपल है CH4 गैस का और इसका वेट हमें डिटरमाइन करना है।
और आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि इसके अंदर उतने ही मॉलिक्यूल हैं जितने की एक और सैंपल C2H6 के 60 ग्राम सैंपल है अपने पास, और इस सैंपल में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी हैं। तो भाई हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं और उतने मॉलिक्यूल्स हम बोलेंगे कि यहाँ पे भी होंगे। तो अगर 60 ग्राम C2H6 है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? अगेन आपको वेट दे रखा है, C2H6 का ग्राम मोलर मास अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा आपका 30 ग्राम पर मोल। तो वेट से सबसे पहले मैं मोल्स निकाल सकता हूं, तो मोल्स ऑफ C2H6 विल बी वी कैन डायरेक्टली से दिस इज वेट अपॉन ग्राम मोलर मास। तो वेट आपका 60, ग्राम मोलर मास आपका 30, ये हो जाएगा आपका 2। तो मेरे पास 2 मोल्स है C2H6 के। अगर मोल्स 2 आ चुके हैं तो मॉलिक्यूल्स भी आप निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूल्स हम बोल सकते हैं इट विल बी मोल्स इनटू Na। तो मोल्स इनटू Na मतलब बेसिकली हो जाएगा आपको ये 2 इनटू Na, राइट। तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं और आपको ये दे रखा है कि जितने मॉलिक्यूल्स इस सैंपल में उतने मॉलिक्यूल्स इस सैंपल में भी हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो 2Na होंगे, ये आपको गिवन है। अगर मॉलिक्यूल्स मालूम है तो यहाँ पे मोल्स भी निकाल सकते हैं। मोल्स हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 2Na अपॉन Na एंड दैट इज 2। हम बोल सकते हैं कि भाई इसका 2 मोल्स है, और अगर एक बार मोल्स मिल जाए तो हम लोग वेट भी निकाल सकते हैं। वेट कैसे? हम बोल सकते हैं जो वेट होगा दिस इज गिवन बाय मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास। मोल्स आपके यहाँ पर 2 है, ग्राम मोलर मास अगर आप देखें CH4 का ग्राम मोलर मास 16 ग्राम पर मोल हो जाएगा, तो दैट विल बी 16 एंड दैट विल गिव 32 ग्राम। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो अगर हमें मॉलिक्यूल सेम दे रखे थे तो हम लोग वेट भी वेट कैलकुलेट कर सकते थे। हम डायरेक्टली बोल सकते थे अगर इनके मॉलिक्यूल्स सेम है तो हम एक और चीज बोल सकते थे कि अगर मॉलिक्यूल्स सेम होंगे तो इनके मोल्स भी सेम होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स सेम हैं तो डेफिनेटली मोल्स भी सेम होंगे। तो अगर यहाँ पे 2 मोल्स थे तो यहाँ पे भी 2 मोल्स होंगे, और एक बार अगर मोल्स मिल जाए तो इसको हम लोग वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग ग्राम मोलर मास। तो ये कुछ सवाल थे बेसिकली जिसमें हम लोगों ने मोल्स को ग्राम मोलर मास के साथ या मोल्स को वेट के साथ रिलेट करा। इससे पहले हमने बात की थी इसमें मोल्स को मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेट करना सीखा था। तो स्टूडेंट्स लेक्चर 1 का जो आपका होमवर्क होगा, जो आपको होम असाइनमेंट करना है, वो आपकी मोल कॉन्सेप्ट की शीट का एक्सरसाइज 2 का मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 का पहला सवाल, पार्ट 2 का पहला सवाल और पार्ट 3 में पहले दोनों सवाल आपको करने। ये होमवर्क अपना नेक्स्ट लेक्चर के डिस्कशन में होगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट होगा तो पहले आपको ये इसका होमवर्क डिस्कशन मिलेगा और फिर हम लोग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हो सकता है आपको कुछ डीपीपीस मिले, तो डीपीपीस आपको सेपरेटली बताई जाएंगी और उसका डिस्कशन भी सेपरेटली अपना होता रहेगा।